मेरा नाम आरती है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मेरठ से हूँ। हम 5 भाई बहन हैं। मेरे पिता, जिनका नाम केशव दास है, उनकी बर्तनों की एक छोटी सी दुकान है जिसे हमारे बड़े भाई रोहन उनके साथ मिलकर संभालते हैं। हम 3 बहनें हैं और एक छोटा भाई दीपक हम सब में सबसे छोटा है। हम दोनों बहनों ने सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है। हमारे परिवार में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं है। मेरी बहन नैना और मैं एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियां थीं। हम हर बात आपस में बांट लिया करती थीं। हमारी आपस में इतनी गहरी समझ थी कि हमें किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती थी। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने ही हमसे बातें छिपाने लगते हैं, अपने फैसले खुद करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे इतने समझदार हो गए हैं कि उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। मेरी बहन नैना ने भी मुझसे बहुत कुछ छिपाना शुरू कर दिया था। एक दिन हमारी माँ सोमवती देवी की तबीयत ठीक नहीं थी। पिताजी को फोन किया तो वह जल्दी घर आ गए। बाहर मौसम भी खराब हो रहा था। वह रोहन से कह रहे थे कि शाम से पहले घर आ जाना। पिताजी की शुरू से आदत थी कि शाम के समय खास ताकीद करते थे कि घर आ जाया करो। वह कहते थे, यह वक्त घरों को लौटने का होता है, इसीलिए तो पंछी भी इसी वक्त अपने घोंसलों को लौटते हैं। मैंने उन्हें खाने के लिए बुलाया तो कहने लगे, पहले तुम्हारी माँ को डॉक्टर को दिखा लूं, बाद में भीड़ हो जाती है और ये इस हालत में वहां कैसे बैठी रहेगी। माँ को ब्लड प्रेशर, बीपी हाई रहने और शुगर की भी शिकायत थी। माँ ने मुझे आवाज दी कि अपनी बहन नैना को छत से बुला लाओ, शाम होने वाली है। मैं छत पर आई तो वह किसी से फोन पर बात कर रही थी। मुझे देखकर उसने फौरन फोन बंद कर दिया। मैंने कहा, माँ बुला रही है, नीचे आओ। तो उसने कहा, तुम चलो, मैं आती हूँ। नैना बहुत खूबसूरत थी, बल्कि मुझसे भी ज्यादा प्यारी। वह ऐसी थी कि उसे जो देखता बस देखता ही रह जाता। माँ उसे मना करती थी कि शाम को छत पर न जाया करो, जिन सुंदर लद्दाखियों पर बुरी नजर हो जाती है, लेकिन वह मानती ही नहीं थी। वह शुरू से जिद्दी थी, उसे अपनी बात मनवाने की आदत थी। वह घर की सबसे लाडली भी थी, इसलिए सब उसे कुछ नहीं कहते थे। मैं थोड़ी संजीदा और सबकी सुनने वाली थी, लेकिन नैना उनमें से थी जिन्हें अपने लिए रास्ते निकालने आते हैं। मेरी बहन नैना की किसी लड़के से बात होती थी। बात एक गलत नंबर, रॉन्ग नंबर से शुरू हुई थी और अब मामला इतना बढ़ चुका था कि वह लड़का घर पर शादी का रिश्ता भेजना चाहता था। लेकिन अब मेरी बहन को समझ नहीं आ रहा था कि माँ से कैसे बात करे ताकि वह पिताजी को मनाए। रात को उसने मुझे बताया कि यह सारा मामला है। मैं किसी को 1 साल से जानती हूँ, बहुत अच्छा इंसान है, बेहद सुलझे किरदार का मालिक है। तुम कोई तरीका ढूंढो कि माँ को शक भी ना हो और हमारा रिश्ता भी हो जाए। नैना ने इल्तिजा की। उस वक्त मैंने उसके फैसले को सिर्फ जज्बाती समझा। मुझे लगा वह सिर्फ वक्त गुजार रही है, क्योंकि उसे मैंने इससे पहले किसी के लिए ऐसा संजीदा नहीं देखा था। हमारे खानदान के बहुत से लड़के उससे मोहब्बत और शादी के दावेदार थे, लेकिन वह किसी के लिए नहीं मानती थी। उसे मोहब्बत से गोया एलर्जी थी। कहती थी ये सब फजूल बकवास है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। लेकिन अब वह किसी के लिए मुझे भी कह रही थी कि मैं घर वालों को मनाऊं। मेरे लिए ये हैरानी की बात थी। क्या तो वह लड़का वाकई ऐसा खास था कि उसने मेरी बहन की सोच बदल दी थी, या प्यार के जुनून ने मेरी बहन को भी अपने कब्जे में ले लिया था। मैंने माँ से अपनी एक टीचर कमला देवी का जिक्र किया कि उनके जानने वाले हैं और अपने बेटे के लिए लड़ डीएचकी ढूंढ रहे हैं। अगर आप कहें तो नैना की बात चलाएं। माँ ने कहा, ठीक है, बात करो। वैसे भी नैना की अब शादी की उम्र है। नैना और मैं बहुत खुश थीं। वह दिन भी आ गया जब वह लड़का, जिसका नाम समीर था, अपनी माताजी और अपने बड़े भाई को लेकर हमारे घर आया। समीर एक अच्छे खाते पीते घराने का लड़का था और खूबसूरत भी था। माँ और पिताजी को रिश्ता पसंद आ गया। पिताजी ने कहा कि वह लोग एक बार समीर का कारोबार और घर देखने जाएंगे, फिर बात करेंगे। पिताजी को फिक्र थी कि लड़का कोई काम भी करता है या बस फारिग। सबने एक बात नोट की कि सारी बातें उसकी बड़ी बहन ही तय कर रही थीं। समीर को किसी ने बोलने तक नहीं दिया, बल्कि जो सवाल पिताजी समीर से करते वह मुंह खोलता ही था कि उसकी बहन उसे चुप करवा देती और खुद जवाब देती। माँ ने भी यह बात नोट की थी और पिताजी ने तो बात कह भी दी। मुझे लगता है इनके घर में औरतों की चलती है, और जिस घर में औरतों की चलती हो वहां की बहुएं दुखी ही होती हैं। मैंने कहा, आप लोग जाए, अच्छी तरह से देख लें, फिर फैसला करें। इतनी जल्दी यह सब मत सोचो। पिताजी छिप कर गए, लेकिन मैं भी परेशान थी। नैना नासमझ थी और बहुत से अच्छे रिश्तों के मुकाबले में उसने एक ऐसे शख्स को तरजीह दी थी जो बहुत ज्यादा खास भी नहीं था। माँ ने मना कर दिया, लेकिन पिताजी मान गए। कहने लगे,
बच्चों को शौक होता है। कोई बात नहीं, आने दो सबको। हम लोग जब उनके घर पहुंचे तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। घर भी अच्छा ठीक ठाक था। 2 भाई और 1 बहन थी। पिताजी गुजर गए थे। माताजी थीं जो निहायत ही सादा मिजाज की औरत लग रही थीं। लेकिन समीर की बहन रिफ्त, जो तलाकशुदा थी और 2 बच्चों की माँ थी, उसी घर में रहती थी। वही ज्यादा बोल भी रही थी और मुझे उसकी आदत कुछ अजीब सी लगी। मुझे और माँ को समीर घर दिखाने ले गया। एक कमरे के सामने रुक गया और बोला, आइए आप लोगों को मामा जी से मिलवाऊं, वह भी हमारे साथ ही रहते हैं। कमरे में हर तरफ अंधेरा था। समीर ने बत्ती लाइट जलाई तो सामने कुर्सी पर एक शख्स सिगरेट लगाए बैठा था। रोशनी होते ही उसने अपनी आंखें खोल दी। हमें देखकर सिगरेट एस्ट्रे में मसल दी। समीर ने हमारा परिचय करवाया, फिर हमें बताया कि यह मेरे मामा हैं, विशाल। आज जो कुछ भी हम हैं, इन्हीं की मोहब्बत और मेहनत की वजह से है। ये घर भी इन्हीं का है, लेकिन मेरे पिताजी की मौत के बाद उन्होंने हमें अपने साथ ही रखा और हमारी खातिर शादी भी नहीं की। समीर ने झूठ बोला था, जिसका हमें बाद में पता चला। मामा जी को लगता था कि अगर शादी करेंगे तो आने वाली औरत उन्हें बहन और उनके बच्चों के लिए कुछ करने नहीं देगी। मैंने नमस्कार किया तो उसने सिर्फ सर हिलाया। मैंने गौर किया तो वह समीर से ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक इंसान था। यकीनन लड़ढकियां उन पर फिदा होती होंगी, इसीलिए तो मगरूर है। मैंने यही सोचा। लेकिन एक बात थी, मैं उसकी शख्सियत, पर्सनैलिटी से मुतासिर हो गई थी। माँ उससे हालचाल पूछती रहीं और वह जवाब देता रहा। लेकिन अचानक मुझे लगा जैसे इस शख्स को मैंने पहले भी कहीं देखा है। जब कमरे से निकले तो मेरी माँ भी उस लड्ढेचके के गुण गा रही थी और कह रही थी कि काश समीर की जगह वही लड्ढचका होता। मैंने हैरानी से माँ को देखा और कहा, चंद मिनटों में ही आप उसकी फैन हो गई हैं। तो कहने लगी, किसी के अच्छा लगने के लिए तो एक लम्हा ही काफी होता है। मुझे वह बिल्कुल अपना सा लगा, जैसे सालों से जानती हूँ। मेरी माँ ऐसी ही प्यार करने वाली औरत थी, जिससे मिलती अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगती थी। हम सबको रिश्ता बहुत पसंद आया और अब अगले हफ्ते सगाई तय थी। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन फिर वह हुआ जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। सगाई वाले दिन उन लोगों ने मेरा रिश्ता भी मांग लिया। समीर के मामा विशाल के लिए, जो मुझसे 10 साल बड़े थे। पिताजी और भाइयों ने कहा कि यह नहीं हो सकता, आरती की उम्र कम है और विशाल की उम्र ज्यादा है। लेकिन वह लोग नहीं माने, बल्कि नैना का रिश्ता तोड़ने की बात कर दी। माँ बहुत परेशान थी। सारे रिश्तेदार बाहर जमा थे। क्या सोचेंगे? क्या बात हुई जो सगाई के दिन ही इन लोगों ने सगाई तोड़ दी? पिताजी भी परेशान थे, लेकिन बड़े भाई रोहन ने कहा कि उम्र ज्यादा होने के अलावा कोई वजह नहीं है कि रिश्ते से इनकार किया जाए। आप हाँ कर दें। लड़ढाका पढ़ा लिखा है, उसका अपना कारोबार है। उसी वक्त मेरे भाई को कॉल आ गई और इन सगाई के वक्त मेरे बड़े भाई ने नैना और मेरे हक मेहर में 50 लाख रुपए और घर नाम करवाने की शर्त रख दी। उन्होंने कहा, दुनिया में बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, लोग होते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। मुझे अपनी बहनों की सुरक्षा, सिक्योरिटी चाहिए ताकि भविष्य में कुछ ऐसा हो तो यह तुम लोगों के हाथों की तरफ न देखें। उन लोगों ने कहा कि वह शर्तों पर कोई रिश्ता नहीं रखेंगे और चले गए। तब उनके जाने के बाद भाई ने बताया कि विशाल की पहले शादी हुई थी, एक बच्ची भी है। पत्नी को समीर की माँ और बहन ने बसने नहीं दिया और इसीलिए उसने तलाक ली। हम सब ने शुक्र किया कि वक्त पर पता चल गया, लेकिन हम में से कोई था जिसे इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। इस सारे वाकये के बाद जब भी मेरी बहन का किसी नौजवान और खूबसूरत लड्ढके का रिश्ता आता तो वह तस्वीर देखकर फौरन मना कर देती, चाहे लड्ढका कितना ही पढ़ा लिखा अमीर क्यों ना होता। एक रोज जब एक बद्दी उम्र के शख्स का रिश्ता आया तो वह झट से मान गई। मैंने कहा, तुम खुद से इतने बड़े शख्स से शादी क्यों कर रही हो? तो कहने लगी, पहले तुम लोगों ने अपनी मर्जी की, अब मैं अपनी मर्जी करूंगी। मैं उसकी बात समझ नहीं सकी। उसने सारे घर वालों की न मानने का फैसला कर लिया था। हमारे घर का माहौल ऐसा था कि पिताजी ने भाइयों से कहा था कि वह जब तक जिंदा हैं, उनकी बेटियों को सिर्फ वही कुछ कह सकते हैं और कोई नहीं। नैना की जिद के सामने पिताजी भी खामोश हो गए थे, क्योंकि उसकी वजह से मेरी शादी भी कहीं नहीं हो रही थी। पिताजी को लगता था कि अगर उसकी शादी हो गई तो लोग कहेंगे, बद्दी घर बैठी है, छोटी की शादी कर दी। वह मुझसे छोटी थी। मेरे लिए भी उन्होंने एक रिश्ता देख रखा था, लेकिन उन लोगों ने 1 माह बाद शादी की तारीख रखी थी, इसलिए नैना की शादी तय कर दी गई और कुछ दिन में निकाह, शादी, विवाह हो गया। शादी के वक्त भी मुझे लगा वाकई इस लाडिचकी की उम्र बहुत ज्यादा है। हालांकि उसने थोड़ी देर को ही मुंह से घूंघट हटाया था, बाद में मास्क लगाए रखा। कुछ मेहमान कहते रहे कि दूल्हे को ज्यादा ही कोरोना से लगता है। नैना मुतमईन थी, वह बहुत खुश थी।
पिताजी, माँ भी खुश थे कि फर्ज अदा हो गया। कुछ दिन बाद वह अपने पति के साथ यहाँ रहने आई तो यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि उसका पति तो समीर था। मुझे उसी वक्त लगा मेरा शाकू ठीक था। उसने उस दिन वह लिबास, पोशाक कपटी डडिए बना रखा था, इसीलिए पहचाना नहीं जा रहा था। पिताजी और भाई समीर और नैना से पूछ रहे थे कि यह सब क्या है। नैना ने कहा, आप लोगों ने मुझे समीर से दूर कर दिया। मुझे पाने के लिए उसने यह सब किया। पिताजी ने नैना को थप्पड़ डीएच मारा। उसने अपने ही रिश्तों से धोखा किया। जिन लोगों को पिताजी ने रिश्ते के काबिल नहीं समझा था, उसने उनके साथ मिलकर हमें धोखा दिया। पिताजी ने उसे घर से निकल जाने को कहा। माँ ये झगड़ा देखकर इतनी परेशान हुई। नैना की हरकत ने उन्हें बीमार कर दिया। कुछ दिन बाद पता चला कि अगर मेरा रिश्ता समीर के मामा विशाल से न किया तो वह लोग नैना को छोड़ देंगे। पिताजी ने कहा, कल के छोड़ देते हैं, आज छोड़ दें, लेकिन मैं शादीशुदा शख्स से अपनी बच्ची की शादी हरगिज नहीं करूंगा। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि माँ को हर परेशानी से दूर रखें, उनका दिल कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और समीर ने भी पिताजी से कहा कि मेरे मामा की शादी जरूर हुई थी, लेकिन वह औरत खुद ही विशाल को छोड़ कर गई थी। अब तो तलाक हो गई है, बच्ची भी उसके पास है। तो आप लोग हमारी बात मान लेना, नहीं तो आपकी एक बेटी जो है घर बैठी रह जाएगी और दूसरी बेटी भी आ जाएगी। सब पिताजी मजबूर हो गए और मेरा विवाह विशाल से कर दिया गया। मैंने विशाल से बात तक नहीं की थी, न उसने मुझसे बात करने की कोशिश की थी। हम एक छत तले अजनबियों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। नैना परेशान रहती थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताती थी। मुझे भी उससे नफरत थी। उसने हमसे सब कुछ छिपाकर अच्छा नहीं किया था। उस दिन विशाल बहुत गुस्से में घर आए थे। समीर से लड़ने लगे। समीर ने किसी मॉडल लड़की से शादी कर ली थी। विशाल बार बार यही कह रहे थे कि नैना मर गई थी, जो ये चलन दिखाया तुमने। तुम्हें तो नैना से मोहब्बत थी ना, तो अब यह लड़की ही मिली तुम्हें। हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अगर यही करना था तो नैना से शादी क्यों की थी। विशाल मुतालबा कर रहे थे कि समीर उसे तलाक दे दे। समीर ने साफ जवाब दे दिया कि अगर मेरा घर पर रहना बर्दाश्त नहीं तो मैं घर छोड़ कर चला जाता हूँ। विशाल ने पूछा, नैना का कभी कुछ सोचा है? उसका क्या होगा? लेकिन समीर, वह तो समीर ही नहीं रहा था। वह कमरे में गया और कुछ कपड़े बैग में रखे और घर छोड़ कर जाने लगा। उसकी माँ और बहन विशाल के पांव पर डीडीएच गईं कि समीर को रोक लो। विशाल ने कहा, जाता है तो जाने दो। इसने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इसने इस मॉडलिंग करने वाली से रिश्ता जोड़कर खुद ही हमसे रिश्ता तोड़ा है। नैना की हालत ऐसी थी जैसे अभी बेहोश हो जाए। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं उसके कमरे में उसके साथ रहने लगी, लेकिन वह मुझसे भी बात नहीं करती थी। समीर को गए 6 माह हो गए थे। किसी को नहीं पता था कहाँ है। उसकी माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी। विशाल भी समझाता था कि जब समीर ने नहीं सोचा तुम्हारा तो तुम क्यों दिल से लगाए बैठी हो। लेकिन माँ थी ना, माँओं के दिल तो ऐसे ही होते हैं। उस दिन कुछ घर का सामान लेना था। जब मैं और मेरी नंद, पति की बहन रिफ्त साथ बाजार गए। जैसे हम स्टोर से बाहर निकले, समीर किसी लड़की के साथ सामने एक दुकान पर नजर आया। मैंने देख लिया था, लेकिन रिफ्त की नजर नहीं पड़ी थी। मैंने जल्दी से रिफ्त के सामने खड़ी हो गई। उसके बेटे से कहा, तुम दोनों रिक्शे पर घर चलो, मैं कुछ देर में आती हूँ। मैंने रिक्शा रोका, खुद समीर का पीछा किया। शाम को वापस आई और अपने कमरे में आकर मैंने नैना को बताया कि समीर यहीं है और अपनी नई पत्नी के साथ एक किराए के अपार्टमेंट में रह रहा है। वह लड़की एक मॉडल है और बहुत खूबसूरत लड़की है, लेकिन नैना से ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। लेकिन वजह सिर्फ वह पैसा था जिस पर समीर अय्याशी कर रहा था। नैना ने कहा, मैंने उसे क्या समझा था और वह क्या निकला। काश मैं पिताजी और माँ से धोखा न करती। मुझे इसी धोखे की सजा मिली है। मेरी वजह से तुम भी यह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो, लेकिन वक्त गुजर जाए तो पछताने का क्या फायदा। उस दिन मौसम शदीद खराब था। तेज आंधी और बारिश हो रही थी। मुझे हमेशा ही ऐसे मौसम से डर लगता था। नैना खिड़की खोले गली में झांक रही थी जब एक एम्बुलेंस गली के नुक्कड़ पर रुकी। नैना ने बेइख्तियार मुझे आवाज दी और कहा, आरती, पता नहीं कौन है बेचारा, इधर आओ देखो, एम्बुलेंस आई गली में। उसी वक्त किसी ने हमारे घर का दरवाजा बुरी तरह से पीटा। रिफ्त के बेटे ने दरवाजा खोला और बुरी खबर यह थी, यह मनहूस घड्डी हमारे घर ही आई थी। समीर का एक्सीडेंट हुआ था और वह वहीं दम तोड़ गया था। उसे घर ला रहे थे। साथ वही लड़की भी थी जो बुरी तरह बिलख रही थी। नैना पर तो सन्नाटा तारी था। इस बात को भी 4 माह गुजर गए, लेकिन लगता था यह कयामत हमारे घर पर अभी अभी टूटी है। समीर की माँ ने खुद को कमरे तक महदूद रखा हुआ था और हर वक्त रोती रहती। न किसी से बात करती, न ठीक से खाना खाती। विशाल का भी यही हाल था।
उन्हें शायद पछतावा जीने नहीं दे रहा था और रिफ्त को विशाल पर भी गुस्सा था। उससे बात नहीं करती थी। समीर की दूसरी पत्नी उस दिन से यहीं थी। मैं उसे खाना दे आती थी, कभी खा लेती और कभी ऐसे ही रखा रहता। सबकी नफरत का निशाना भी वही थी। उसकी सास कहती थी, ये चुड़ैल मेरे बेटे को खा गई। विशाल कहते, कलाकार हमारे रिश्तेदार हो गए, इस घर से बरकत ही उठ गई। मुझे नैना का दुख बहुत था, लेकिन उस लड़ेचकी से बहुत हमदर्दी भी थी। कहती उसका नुकसान किसी को नजर नहीं आता, कोई उसका भी सोचो, उसने भी तो अपना सब कुछ खो दिया। रिफ्त कहती, मुझे इससे नफरत है, इसे कब का धक्के मारकर निकाल देती मैं। लेकिन हमें उस बच्चे की फिक्र थी जो समीर का था। वह लड्ड की माँ बनने वाली थी। रिफ्त उसे न चाहते हुए भी चेकअप के लिए अस्पताल ले गई थी। डॉक्टर ने बताया बच्ची है। रिफ्त ने घर आते ही सुनाना शुरू कर दिया कि मनहूस मारी के यहाँ बच्ची ही होनी थी। वह सारा दिन काम करती, लेकिन उसे खाना पकाने और किचन में आने की इजाजत नहीं थी। उसके बर्तन भी अलग थे। रिफ्त ने मुझे और नैना को साफ मना कर दिया कि किसी काम को हाथ नहीं लगाना, इसी काम करने दो, सिर्फ खाना खुद पकाया करो। उस दिन उसने सबके कपड़े धोए, छत पर फैलाए। वापसी पर पांव फिसल गया और वह सीढ़ियों से गिर गई। नैना अब ज्यादा मायके में रहती थी। उसका दुहक माँ और पिताजी की कमर तोड़ गया था। माँ लगातार बीमार रहती थी। उस दिन भी वह माँ के घर गई थी। मैं अपने कमरे में थी। मेरी सास सामने बैठी चारपाई पर सब्जी बना रही थी। वह लड्ड की दर्द से चीखती रही, लेकिन रिफ्त ने ध्यान नहीं दिया। मैं कमरे से बाहर आई थी। रिफ्त से कहा, इसे अस्पताल ले चलें, लेकिन उसने मुझे कमरे में भेज दिया। पहले उसके दर्द से चीखने की आवाजें आती रहीं, फिर आवाजें आना बंद हो गईं। शायद वह मर गई थी या बेहोश हो गई थी। उसी वक्त विशाल घर में दाखिल हुए। सब देखा तो उसी वक्त रिक्शा बुलवाकर उस लड़ेचकी को अस्पताल ले गए। शाम को पता चला उसने मुर्दा बच्ची को जन्म दिया। गिरने की वजह से बच्चे को नुकसान पहुंचा था। उस लाडकी ने सबसे बोलचाल बंद कर रखी थी। फिर एक दिन अचानक एक गाड़ी आई और वह आखिरी बार हमारे कमरे में आई। उसने कहा, तुम लोगों को समीर से मोहब्बत ही नहीं थी। अगर होती तो मुझे अजीज रखते, मेरे साथ ये सब न करते। मैं तो उसी के नाम पर सारी जिंदगी अपनी बच्ची के सहारे गुजार देती, लेकिन तुम लोगों ने मेरा आखिरी सहारा भी मुझसे छीन लिया। उसने यह घर छोड़ डाल दिया। वैसे भी समीर के बाद वह सिर्फ बच्ची ही की वजह से यहाँ पर रुकी थी। बच्ची भी जिंदा नहीं रही। उसके जाने के बाद रिफ्त ने नैना से माफी मांगी, मेरे माँ पिताजी को राजी किया और बहुत मुश्किल से नैना को समीर के छोटे भाई प्रदीप से शादी के लिए मनाया। वह मान नहीं रही थी, लेकिन माँ ने अपनी कसम दे दी। नैना ने खुद को मुझसे दूर कर लिया था। उसे लगता था ये सब मैंने करवाया है। वह अपना काम करती, अपना और अपने पति का, और कमरे में घुस जाती। बाकी सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। वह लोग खाना भी अपने कमरे में खाते। अक्सर वह लोग सैर पर निकल जाते। मैं और रिफ्त मुंह देखते रह जाते। विशाल मुझसे बात नहीं करते थे, सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त उसे मेरी याद आती थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस शादी का मकसद क्या था। इन्हीं दिनों मैं उम्मीद से गर्भवती थी। मुझे आराम की जरूरत थी, लेकिन रिफ्त कहती थी, काम ज्यादा करने से बच्चे सेहतमंद होते हैं। जो औरतें बिस्तर पर पड़ी रहती हैं, उनके बच्चे कमजोर होते हैं। सारा दिन काम करती रहती। अगर किसी से गिला करती तो यही सुनने को मिलता, तुम बड्ढी बहू हो, सिर्फ तुम्हें ही देखना है। नैना का पति उसका बद्धा ख्याल रखता था। उसके खाने पीने पर उसे बाहर भी ले जाता, कभी उसे शॉपिंग पर ले जाता, कभी उसके लिए गजरे, फूलों के हार लाता। मैं सब देखती और दिल ही दिल में सोचती, ऐसा क्या है नैना में जो उसका पति दीवाना हुआ है। उसका और विशाल मेरी तरफ देखता भी नहीं। अगर मैं गिला करती तो कहते, समझदारी, मैच्योरिटी नहीं है तुम्हारी सोच में, नकारात्मक नेगेटिव सोचें हैं तुम्हारे जहन में। तुम्हें सब्र से सोचना चाहिए। उनकी उम्र है इन नखरों की, मेरी उम्र नहीं रही। लेकिन मैं कैसे कहती, मुझे इस शख्स के साथ उसके वक्त की जरूरत है। उस दिन मैंने सारा काम खत्म किया। मुझे अपनी कमर में दर्द महसूस हो रहा था। मैं कमरे में आ गई तो उसी वक्त रिफ्त कमरे में आई और कहा कि मैंने नैना से कह दिया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने उसी वक्त विशाल को कॉल की और विशाल ने मुझे फोन किया और कहा, अपना दिमाग ठिकाने पर ले आओ, नहीं तो मुझे ठिकाने पर लगाना आता है। दोबारा शिकायत हुई तो मुझे इस घर में नजर नहीं आना। मैं रोने लगी थी। सारा दिन काम करने और खिदमत के बाद भी मुझे शाबाश नहीं मिली, और जिसकी वजह से यह सब हुआ था वह अब भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। शदीद तनाव, टेंशन की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर इस कदर हाई था
कि मैं वॉशरूम में गिर गई। मुझे जब होश आया तो अस्पताल में थी और मेरे माथे पर पट्टी थी। नर्स ने बताया कि बसाप का गर्भपात मिसकैरेज हो गया है। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। सोचा था शायद बच्चे के बाद विशाल का रवैया ठीक हो जाएगा, लेकिन यह उम्मीद भी नहीं रही थी। मैं बेकसूर होते हुए भी सब भुगत रही थी। मुझे घर खाने को दौड़ ढाता था। नैना खाना दे जाती, बाकी किसी काम को हाथ न लगाती। मुझे समझ नहीं आती थी वह ऐसी क्यों थी। माँ और पिताजी को पता चला, वह भी आए। पूछने के लिए मैंने उन्हें नैना की सारी हरकतें बताईं कि कैसे वह मुझे जलील करती है। बहन होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। पिताजी ने उसे बहुत समझाया, आरती की जिंदगी तुम्हारी वजह से खराब हुई है। इसने हमेशा तुम्हारी खातिर कुर्बानी दी और तुम क्या कर रही हो। रिफ्त के बेटे की नौकरी जॉब हो गई थी और वह अब अपने बेटे की शादी कर रही थी। उन लोगों ने अलग घर ले लिया था, शादी की तारीख भी रख दी थी। नैना कुछ दिन पहले ही चली गई थी। उसके पति ने ही उसे सारी की सारी शॉपिंग करवाई थी और मुझे विशाल ने न जाने दिया और न मेरी शॉपिंग हुई थी। अभी मैंने विशाल से कह दिया कि मुझे रिफ्त के घर जाना है। वह गुस्से से भड़क गया। कहने लगा, तुम्हारी बहन भी चली गई, तुम भी निकल जाओ। हमें घर वालों को लंगर खाना छोड़ा हुआ है। शर्म करो, घर की फिक्र करो, इसे कौन देखेगा। वह अपनी भतीजियों की फिक्र में घम था। मेहंदी वाले दिन विशाल मुझे छोड़ गया, खुद बारात पर आने का कहा। रिफ्त के शिकवे खत्म नहीं हो रहे थे और नाराज कि मैं लोगों की तरह शिरकत करने आई हूँ। मैं उसे क्या बताती कि मैं कैसे इस जहन्नम में जी रही थी। सबको मैं ही कसूरवार लग रही थी। शादी पर भी विशाल का रवैया सबके साथ अजीब रहा। वह भी एक तरफ होकर बैठा रहा और नुक्स निकालता रहा। रिफ्त अब अक्सर मुझे फोन करती और कहती, जो बहू ढूंढ के लाई, यह मुझे सजा मिली है। उसकी बहू जो बहुत ही चालाक लड़की थी, खाते पीते घर से थी। नखरे ही कम नहीं हो रहे थे उसके। किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। वह अपने आगे किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, काम वाली रखती थी। कहा था खाना खुद बनाना, लेकिन रिफ्त ने बताया कि उसे खाना बनाना ही नहीं आता था। रोज कोई फसाद करती, रिफ्त से बदतमीजी करती। फिर एक दिन पता चला कि उसने कहा कि वह इस घर में नहीं रहेगी, उसे अलग घर चाहिए। रिफ्त को लगता था उसे बद्दुआएं लग गई हैं, समीर की दूसरी पत्नी और मेरी। लेकिन मैं सोचती हूँ, मुझे किसकी बद्दुआएं लगी हैं। विशाल उस दिन घर आया तो परेशान था। अपनी आपा बड्ढी बहन से कह रहा था, तुम्हारा बेटा कारोबार में अपना हिस्सा मांग रहा है। अभी बात हो ही रही थी कि नैना और उसका पति वहां आ गए और यही बात की। विशाल की बहन ने कहा, भांजा है। शायद सोच रहा था बहन मना करेगी उसे, लेकिन यहाँ मामला ही उलट था। विशाल ने इस बात को दिल पर ले लिया। मेहनत उसकी थी, लेकिन अब उसका भांजा हिस्सेदार बन गया था। दूसरे दिन राजमिस्त्री आ गया और घर में दीवार करवा दी गई। विशाल कमरे से नहीं निकला। उसकी बहन सारा दिन कभी उधर और कभी उधर, पता नहीं उसको किस बात की खुशी थी। घर टूट गया था, विशाल का भरोसा भी। उसने बहन और उसके बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया था, लेकिन यह सिला मिला था। हम लोग सोचते नहीं हैं कि दूसरों के साथ बुरा करके अपने लिए अच्छे की उम्मीद बेकार है। आधी रात गुजर चुकी थी और नींद मेरी आंखों से दूर थी। अब यही होता, रात आंखों में कट जाती। मैं अब नींद की गोलियां लेने लगी थी, जिस वजह से दिन में भी मेरी हालत बुरी रहती। मैं दिन ब दिन कमजोर हो रही थी। विशाल का रवैया अब कुछ बेहतर था। रोक टोक नहीं करता था, हालांकि वह तो पहले भी मुझे किसी गिनती में नहीं समझता था। अब भी कम ही बात करता था, लेकिन पहले जैसा नहीं था। उस दिन विशाल का दोस्त सुनील और उसकी पत्नी मिलने आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि विशाल का रवैया मेरे साथ कैसा है। मैं खामोश रही तो कहने लगे, विशाल को अपनी पहली पत्नी से बहुत मोहब्बत थी। खानदान में चांद सूरज की जोधी कहते थे। दोनों में बहुत प्यार था। विशाल और वह लड्डेच की यूनिवर्सिटी में साथ ही पढ़ते थे। वह बहुत खूबसूरत और ऊंचे घराने की थी। विशाल ने जब उसे प्रपोज किया, उसने कहा, मेरे माता पिता से बात करो, अगर मान गए तो मुझे ऐतराज नहीं। विशाल की बहन राजी नहीं थी, लेकिन विशाल ने उन्हें मना लिया। उस लड्ढचकी के माता पिता ने विशाल को पसंद कर लिया और विशाल की शादी हो गई। विशाल बहुत खुश था। उसकी दिल्ली मुराद पूरी हो चुकी थी। जिसे चाहा था उसे पा लिया था। उसके ख्वाब पूरे हो गए थे। विशाल और उसकी बेगम की दावतें की जा रही थीं। सारे खानदान में कभी वह कहीं आमंत्रित दावत पर होते और कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ। उस दिन वह हमारे घर खाने पर आए थे। विशाल की पत्नी ने विशाल से जल्दी जाने की रट लगा रखी थी। मैंने कहा, इतनी जल्दी क्या है, आज रात हमारी तरफ रुक जाओ। अभी बातें हो ही रही थीं कि हमारा एक और दोस्त आ गया। वह भी यूनिवर्सिटी में उनका क्लास फेलो था, लेकिन शायद विशाल को यह बात पता नहीं थी, या शायद विशाल की पत्नी ने बताया नहीं था। इस लड्डेच के जाहिद की अच्छी दोस्ती थी विशाल की पत्नी से। हमें उस दिन पता चला
विशाल की पत्नी उससे मिलकर बहुत खुश थी और उसे बातों में इतनी मग्न हो गई कि उसे याद ही नहीं रहा कि कुछ देर पहले वह खुद ही जल्दी जाने के लिए रट लगा रही थी। मैंने जिद की और विशाल रुकने पर राजी हो गया। पर आज हम सोचते हैं कि काश हम उस दिन रुकने का न कहते। विशाल कमरे में आ गया और सो गया, लेकिन उसकी पत्नी और जाहिद देर तक बातें करते रहे। हमें नहीं पता था ये बातें कितनी बड़ी तबाही ले आएंगी। जाहिद अब किसी न किसी बहाने विशाल के घर होता। विशाल की पत्नी नए नए खाने बनाती, उसे खिलाती। जाहिद खाने का शौकीन था और बहुत ही खुशमिजाज किस्म का इंसान था, जबकि विशाल एक खामोश तबीयत शख्स था। फिर यह होने लगा कि विशाल की पत्नी तैयार होती और विशाल के सामने जाहिद से तारीफें समेटती। विशाल को बताए बिना जाहिद के साथ सैर करने चली जाती और कभी बाहर खाने पर। जब विशाल ने रोक टोक की तो उसे विशाल की एक महदूद सोच का मालिक लगा, जिसे जाहिद की आकर्षण चार्मिंग ज्यादा पसंद थी। उस दिन विशाल दिल्ली गया हुआ था और 2 दिन बाद वापसी थी। विशाल की पत्नी की कॉल आई जाहिद के नंबर पर कि उसे अकेले घर में डर लग रहा है। विशाल की बहन और उसके बच्चे किसी अफसोस फौतगी पर गए हुए हैं, पता नहीं कब वापसी हो। मौसम भी खराब है। जाहिद विशाल के यहाँ चला गया। बारिश बहुत तेज थी। जाहिद बुरी तरह भीग चुका था। जब वहां पहुंचा, विशाल की पत्नी ने उसे विशाल के कपड़े दे दिए। उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। विशाल जाहिद से झगड़ धरने लगा कि हमारी गैर मौजूदगी में तुम यहाँ क्यों हो। दोनों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और बात बरह गई। बात सारे खानदान में फैल गई कि विशाल की पत्नी जाहिद से छिप छिप कर मिलती है। मियाँ बीवी में अब अक्सर झगड़े होने लगे थे। फिर विशाल की बहन ने विशाल से कहा कि यह लड़डच तुम्हारे काबिल नहीं है, इसे छोड़ दे दो, जबकि तुम सब कुछ खुद देख चुके हो। इन्हीं दिनों मुझे पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी। विशाल को बताया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं हैरान थी कि उसे कहुशी नहीं हुई। विशाल की बहन, जो पहले से कुछ बेहतर थी, रोक टोक नहीं करती थी, उसका रवैया भी फिर से बदल गया। अब फिर से मुझे टिकने न देती। जैसे ही मैं काम खत्म करके बैठती, फिर से कोई काम उसे याद आ जाता। सारा दिन मुझे किसी न किसी काम में उलझाए रखती, जबकि डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा था। मैं छत पर लेटी थी जब नैना आ गई और कहने लगी, अगर अपनी और बच्चे की जिंदगी चाहती हो तो माँ के घर चली जाओ। विशाल की बहन तुम्हारा पति और बच्चा नहीं बचने देगी। मैं बहुत हैरान थी और रो रो कर मेरी आंखें सूज चुकी थीं। अगले दिन नाश्ता बनाया, बर्तन धोए, सारे घर की झाड़ पोंछ की। अभी लेटी ही थी कि विशाल की बहन ने कहा, कपड़े धो लो। मैंने कहा, शाम में मशीन लगा लूंगी। कहने लगी, अभी धो लो, शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं। मैं कपड़े धो रही थी और वह सारे पर्दे, बेडशीट और कुछ धुले कपड़े भी ये कहकर धोने को देने लगी कि तुमने जान छुड़ाई, अच्छे से धोए नहीं, दोबारा धुलवाऊंगी। उस दिन छत पर इतने चक्कर लगे, मुझे चक्कर आ रहे थे। मेरी टांगें जवाब दे रही थीं। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। सारी रात आसमान को तकते गुजर गई। सुबह होते ही मैंने माँ से कहा कि मुझे ले जाए। अगले दिन माँ मुझे लेने आ गई और मैं विशाल को बताए बिना ही मायके आ गई। विशाल ने बहुत सुनाया मुझे और कहा, जैसे गई हो वैसे ही वापस आ जाओ। मैंने इनकार कर दिया। उस रात मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं पिछले 6 माह से माँ के घर थी। इस दौरान विशाल ने मुझसे संपर्क नहीं किया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। माँ पास बैठी थी। मैंने होश में आते ही अपने बच्चे का पूछा। माँ ने कहा, उसे तो उन्होंने भी अभी नहीं देखा, तुम्हारी फिक्र में उसे भूल गई। तुम्हारी हालत बहुत खराब थी और डॉक्टर पर उम्मीद नहीं थी कि वह बच्चे को बचा लेंगे, लेकिन शुक्र है वह खतरे से बाहर है। मैंने शुक्र किया कि मेरी गोद हरी हो गई। मुझे घर लेकर आए थे, बच्चा अस्पताल में ही था। जब विशाल की बहन मुझे मिलने आई, उसने कहा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने बताया कि विशाल की पहली पत्नी को डॉक्टर ने बताया था कि विशाल के बच्चे सामान्य नहीं होंगे, इसीलिए वह उसे छोड़ दे गई थी। और मैं इसीलिए चाहती थी कि तुम माँ न बनो ताकि विशाल की जिंदगी का यह राज खुल न जाए। इसी वक्त अस्पताल से फोन आया। मेरा बच्चा आखिरी सांसें ले रहा था। डॉक्टर नाउम्मीद थे। आज 2 साल गुजर गए। विशाल और मैं साथ हैं, लेकिन साथ रहते नहीं हैं। अजीब जिंदगी है मेरी। लेकिन नैना ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। एक उसने मेरी गोद में दिया और देकर कहा, इसकी माँ तुम हो, ये हमेशा तुम्हारा रहेगा। वह शायद अपनी वजह से मेरी जिंदगी के इस नुकसान का भरपाई कॉम्पेंसेशन करना चाहती थी। मैंने और विशाल ने इस बच्चे को पूरी दुनिया समझा, लेकिन मैं आज भी अधूरी हूँ। मैं आज सोचती हूँ, मुझे तो लगता है मुझे किसी की बद्दुआ लग गई है।